नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, IBPS हो, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, BHU, UP कैटेट, एग्रीकल्चर TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हैं सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे धान की खेती के बारे में, तो एक वीडियो धान की खेती का समाप्त हो गया है। आज हमारा लास्ट वीडियो रहेगा, यानी कि आज फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर पूरी धान की कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी। तो जो भी क्वेश्चन बनने हैं इन्हीं दो वीडियो से बनेंगे। इसको आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं धान के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धान का ब्लास्ट रोग किसके द्वारा होता है। ब्लास्ट डिजीज आपको बताना है किसके कारण होता है। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण, पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण, या जैंथोमोनास ओराइजी के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग इसका उत्तर दीजिए। बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो लोग पायरिकुलेरिया ओराइजी बता रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ब्राउन लीफ स्पॉट का। ठीक है, किसका हो जाएगा? ब्राउन लीफ स्पॉट का ये रोग हो जाएगा। ठीक है, किसके कारण होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण। एक रोग यहाँ पर लिखा है कि जैंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, जैंथोमोनास ओराइजी जो होता है ये जीवाणु पत्ती झुलसा रोग है। ठीक है, जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, इस चीज़ को भी आप ध्यान देंगे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ ले रहा है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है धान में रोपाई के बाद, अंकुरण के बाद पोस्ट इमरजेंस खरपतवार नाशी काम में लेते हैं। आपको बताना है कौन सा रोपाई के बाद या अंकुरण के बाद पोस्ट इमरजेंस यानी कि खरपतवार नाशी काम में लिया जाता है। प्रोपेनिल है, बेंथियोकार्ब है, ब्यूटाक्लोर है, या नाइट्रोफेन है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट हैं, यानी कि प्रोपेनिल जो होता है ये धान में रोपाई के बाद प्रयोग किया जाता है और अंकुरण के बाद प्रयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार का पोस्ट इमरजेंस हार्मोन्स ये खरपतवार नाशी है। और ये भी पूछा जाता है कि धान की खेत में सबसे ज़्यादा कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग में किया जाता है, तो आप याद रखेंगे कि ब्यूटाक्लोर मेचेटी। ठीक है, ये जो खरपतवार नाशी है ये सबसे ज़्यादा धान में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्यूटाक्लोर मेचेटी जो है ये धान के खेत में सबसे ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। एक पूछता है प्री इमरजेंस, यहाँ पे देख रहे हैं ब्यूटाकार्ब है और ब्यूटाक्लोर मेचेटी और नाइट्रोफेन, ये तीनों जो खरपतवार नाशी हैं ये कैसे हैं? प्री इमरजेंस खरपतवार नाशी हैं। इन सबको आप याद रखना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा धान में गंदी बग का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, धान का गंदी बग जो एक रोग होता है इसमें क्या होता है, बहुत बेकार गंध आती है, इसलिए इसका नाम है गंदी बग। तो देख लेते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या है। ट्राइपोराइजा इंसुर्टलस, या लेप्टोकोरिया इक्यूटा, या डाइक्लोसिडा आर्मीजेरा, या नीला पार्वटा ल्यूजेंस। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धान का जो गंदी बग है उसका वैज्ञानिक नाम बताना है, क्या हो सकता है, तो ये आप लोग बताइए। तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लेप्टोकोरिसा इक्यूटा। ये होता है धान का गंदी बग का वैज्ञानिक नाम। और यहाँ पे ट्राइपोराइजा इंसुर्टलस दिया हुआ है, ए ऑप्शन, ये होता है तना छेदक। ठीक है, धान का तना छेदक होता है, उसका वैज्ञानिक नाम दिया हुआ है यहाँ पर। ये धान के जो तना होता है उसको डेड कर देता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया हुआ है कि
डाइक्लोसिप्टा आर्मीजेरा, ये धान का बीटल भी कहते हैं। धान का क्या कहते हैं? बीटल भी कहा जाता है इसको। ये चीज आप याद रखेंगे। या साउथ ईस्ट इंडिया में पाया जाता है, ठीक है, या एशिया में कह सकते हैं। एशिया के अंदर ये दिखाई देता है, ठीक है। प्रमुख रूप से धान को हानि पहुंचाता है धान का बीटल, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। एक यहाँ पे डी ऑप्शन देख रहे हैं, नीला पारवाटा ल्यूजेंस, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन प्लांट हॉपर, ठीक है, ये इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ये सब धान के प्रमुख कीट हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुपर धान का पितामह कहा जाता है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग देंगे कि सुपर धान यानी कि सुपर राइस के फादर ऑफ कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर जी.एस. खुश, डॉक्टर प्रोफेसर लोंगपिंग यान, या ई.ए. सिद्दीकी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चारों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है, डॉक्टर जी.एस. खुश, ये सुपर राइस के जनक कहा जाता है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहां से विकसित किया गया था? IRRI, ठीक है, यहां से विकसित किया गया, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस मनीला द्वारा इसको निकाला गया, विकसित किया गया। इसकी बात क्या है, इसमें क्या होता है, 15 से लेके 20% उत्पादन जो होता है अधिक होता है, ठीक है, उत्पादन जो होता है अधिक होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। और एक चीज और, अब देखते हैं चारों ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन करेक्ट हो गया ए ऑप्शन। अब प्रोफेसर लोंग पिंग, ये क्या है? ये संकर धान के जनक कहा जाता है, यानी कि संकर धान का पिता कहा जाता है। किनको? यान लांग पिंग को, ठीक है। ये कहाँ के हैं? ये चीन के हैं, इनको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यानी कि भारत में संकर धान के जनक किसको कहा जाता है? अगर भारत का पूछेगा तो भारत में संकर धान का जनक, ठीक है, संकर धान का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ई.ए. सिद्दीकी को कहा जाता है। तो ये चारों ऑप्शन आप याद रखेंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक इस देखें और इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसका आंसर दें। क्या हो सकता है इसका आंसर, आप लोग बताइए। भारत में विकसित धान की प्रथम हाइब्रिड कौन सी है? ठीक है, प्रथम हाइब्रिड किस्म का नाम बताना है जो भारत में विकसित की गई है। PRH1, CORH1, ये CORH1 नहीं रहेगा, इसको आप सही कर लेंगे। क्या हो जाएगा? यानी कि KRH1, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। दूसरी है पूसा RH10 या उपयुक्त में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा KRH1, ठीक है। ये जो किस्म है ये भारत में विकसित की गई प्रथम हाइब्रिड किस्म है, ठीक है, KRH1। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे PRH1 भी दिया हुआ है, तो ये किसकी हो जाएगी? ये जो है किस्म, ये बासमती धान की हो जाएगी, ठीक है, बासमती धान की प्रथम संकर किस्म है PRH1। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भारत, ये पूरे विश्व में जो है संकर धान के जनक कौन है? तो आप लोग जानते हैं युआन लोंग पिंग, ठीक है, युआन लोंग पिंग जो है ये पूरे विश्व के संकर धान के जनक कहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कौन सी किस्म को, कौन सी हाइब्रिड किस्म का विकास किया? तो ये आपको बताना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो सब लोग इसमें नहीं बता पाते हैं। तो आपको बताना है पहली संकर धान की किस्म जो युआन लोंग पिंग के द्वारा विकसित की गई वो किस्म कौन सी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हम बता दे रहे हैं, क्या हो जाएगा? नन यू नंबर 1,
ठीक है, नन यू नंबर 2, ठीक है। ये जो किस्म है ये पहली हाइब्रिड जो युआन लॉन्गपिंग के द्वारा विकसित की गई, ठीक है, नन यू नंबर 2, ये अच्छी किस्म है, ठीक है, यही पहली किस्म विकसित की गई। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यानपूर्वक दिमाग में सेट कर लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही हम पर डे का वीडियो बनाते हैं आप लोगों को मिलता रहेगा। और जो ये वीडियो चल रहा है राइस को, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए क्या हो सकता है। भारत में धान की उत्पादकता किस राज्य की है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है। भारत के अंदर किस राज्य की सबसे ज्यादा है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब या बिहार। काफी आसान क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता में पंजाब नंबर 1 पर है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में धान के अंदर सबसे फर्स्ट रैंक जो रखता है वो कौन रखता है, वेस्ट बंगाल रखता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश रखता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। और बात करें उत्पादकता में तो पंजाब हो जाएगा फर्स्ट रैंक पर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को आप लोग हंसते हंसते कर ले जाएंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। पडलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले पडलिंग किसमें किया जाता है, तो धान के अंदर पडलिंग की क्रिया की जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, जल के निक्षालन को नुकसान को रोकता है। दूसरा खरपतवार नियंत्रण को रोकता है। तीसरा है पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाता है, या उपयोग सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लोग डी आंसर बता रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट हैं, यानी कि डी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है धान में उर्वरक किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऑक्सीकृत क्षेत्र में, अपचयित क्षेत्र में, या ए बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उर्वरक जो धान के अंदर देते हैं वो अमोनियम सल्फेट देते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अमोनिया के रूप में उर्वरक दिया जाता है, अमोनियम सल्फेट के रूप में, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। तो अमोनियम सल्फेट के अंदर जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो 21% पाई जाती है नाइट्रोजन। और बात कर लेते हैं सल्फर की मात्रा कितनी पाई जाती है, 24% सल्फर पाई जाती है, ठीक है। ये चीजें यहां पर क्लियर हो गई। अब इसके बाद पूछा धान में उर्वरक किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपचयित जो क्षेत्र होते हैं यहां पर इन उर्वरकों को दिया जाता है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दोस्तों अब एग्जाम की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग जुड़ चुके हैं एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है धान के पुष्पक्रम को कहा जाता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग हंसते हंसते कर ले जाएंगे। तो देखते हैं, एरो कहते हैं या एक्सेलरी कहते हैं, पेनिकल कहते हैं, स्पाइक कहते हैं, चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग आंसर दे रहे हैं कि धान के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं वो लोग एकदम करेक्ट हैं, यानी कि सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। स्पाइक किसका होता है ये आपको याद होना चाहिए। गेहूं के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, स्पाइक कहा जाता है। उसके बाद जौ के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, स्पाइक कहते हैं। ये दोनों चीज यहां पर क्लियर हो गई। एक्सेलरी जो होता है पुष्पक्रम ये होता है कपास का, ये भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत बार एग्जाम कपास का भी पूछ लेता है। एरो किसका होता है, एरो मक्का का होता है, ठीक है। चारों ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस कर लिए हैं। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है राइट वाला सी आया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है धान में मिलिंग प्रतिशत होता है। यहाँ पे मिलिंग पूछ रहा है तो मिलिंग परसेंटेज बताना है कितना होता है। कल आप लोग पढ़े थे हुलिंग, ठीक है, कल की वीडियो में हुलिंग पढ़े थे, हुलिंग परसेंटेज कितना होता है। तो हुलिंग परसेंटेज 66% था। तो यहाँ पे मिलिंग प्रतिशत कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। ये हो गया एक ऑप्शन हम क्लियर कर दिए, हुलिंग जो होता है 66% होता है। अब चारों में से आप तीनों में से ऑप्शन में से बता सकते हैं कि मिलिंग परसेंटेज कितना होता है, ठीक है। मिलिंग होता क्या है, यानी कि धान के बाद जो हम चावल निकालते हैं उसके ऊपर जो पॉलिश होती है, पॉलिश करना या चमक लाना, वही हमारा मिलिंग कहलाता है, ठीक है। मिलिंग करने का अर्थ होता है अगर हम उस पर चमक लाएंगे, पॉलिश करेंगे तो उसमें क्या होता है, विटामिन ए हमारी जो होती है ये नष्ट हो जाती है, ठीक है।
क्या होता है, मिलिंग करने की क्रिया यानी कि पॉलिश करने पर क्या होता है, विटामिन ए हमारी उसमें धान में से नष्ट हो जाती है। ये एक उसमें जो होती है नुकसानदायक बात हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलिंग परसेंटेज पूछ रहा है कितना होता है, तो 60% हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर होलिंग पूछे तो 66%, मिलिंग पूछे तो 60%। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। धान के पकाव के लिए उपयुक्त टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, आपको पूछ रहा है कि जब धान का पकाव होता है, धान पकने की कंडीशन में होता है, तो उस समय टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 26 से लेकर 29 डिग्री सेंटीग्रेड या 21 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उपयुक्त में से कोई नहीं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक चीज आपको बता दें, धान क्या है, खरीफ सीजन की फसल है। ठीक है, खरीफ सीजन की फसल है, इस बात को आपको याद होना चाहिए। और बोते समय जब बोते हैं तो उस समय तापमान जो होता है क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि उस समय खरीफ का सीजन है, तो उस समय जब बोते हैं तो टेम्परेचर कैसा होता है, अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे ये पकाव की तरफ जाता है तो रबी का सीजन आ जाता है। ठीक है, पकाव की तरफ जब जाएगा तो उस समय रबी का टेम्परेचर आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। ठीक है, तो पकाव के समय टेम्परेचर इसका कम हो जाता है, लेकिन बुआई के समय टेम्परेचर अधिक होता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो लोग आंसर दे रहे हैं वो लोग एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर के एग्जामों में सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, धान में खैरा रोग की खोज किसके द्वारा किया गया था, YL नेने द्वारा, GS खुश द्वारा, EA सिद्दीकी द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग बताएंगे। तो फसल की बुआई के बाद इसके लक्षण 2 से लेकर 4 सप्ताह बाद दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, कब दिखाई देते हैं, फसल की बुआई के 2 से 4 सप्ताह बाद इसके लक्षण खैरा रोग के फसल पर दिखाई देने लगते हैं। तो ये किसकी कमी के कारण होता है, तो ZN की कमी के कारण होता है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ZN की कमी के कारण खैरा रोग होता है। धान की बुआई से 2 से 4 सप्ताह बाद इसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, ZN-SO4 ठीक है का स्प्रे करते हैं। कितना, 5% ये स्प्रे किया जाता है, तो ये रोग दूर हो जाता है। ठीक है, तो इसके खोजकर्ता कौन है, तो ये आपको बताना है। तो इसके खोजकर्ता हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएंगे आप लोग बताइए, तो इसके खोजकर्ता हो जाएंगे YL नेने। ए ऑप्शन जो लोग दे रहे हैं वो लोग सही दे रहे हैं। ठीक है, कब खोज की गई थी, 1966 में। किस जगह, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर इसकी खोज की गई थी। और कहां पर, पंतनगर। ठीक है, ये सब पॉइंट को आपको याद कर लेना है एकदम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे ज्यादा अधिक खेती की जाने वाली फसल है। ठीक है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा खेती की जाने वाली फसल कौन सी है, ये आपको बताना है। गेहूं है, धान है, मक्का है या चना है। चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग धान की खेती ही पढ़ रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा धान, यानी कि बी आंसर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, रिच मैन ऑफ डिजीज किसे कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। धान का ब्लाइट रोग या जीवाणु पत्ती झुलसा रोग, धान का भूरी पत्ती धब्बा रोग या धान का टुंगरो रोग, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे पूछा है रिच मैन्स ऑफ डिजीज किसे कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धान का ब्लास्ट रोग। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पायरोक्लोरिया ओराइजी। ठीक है, यहां पे बी ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा ध्यान देंगे। जीवाणु पत्ती झुलसा जो रोग है ये क्या कहते हैं, पुअर्स मैन ऑफ डिजीज। ठीक है, पुअर्स मैन ऑफ डिजीज किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा जीवाणु पत्ती झुलसा रोग को। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। भारत में उगाई जाने वाली धान की किस्म कौन सी है, इंडिका है, जेपोनिका है, जवानिका है या ओराइजा ग्लेब्रिमा है। तो ये आप लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका में ग्लेब्रिमा लगाई जाती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है,
जवानिका कहां पर लगाई जाती है? ये इंडोनेशिया में लगाई जाती है। ठीक है, कहां लगाई जाती है? इंडोनेशिया के अंदर। उसके बाद बात कर लेते हैं जापानिका की। जापानिका कहां लगाई जाती है? तो ये जापान के अंदर लगाई जाती है। ठीक है, यहां पे एक ऑप्शन बचा है इंडिका। इंडिका मतलब भारत में जो उगाई जाने वाली धान है वो इंडिका उगाई जाती है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है? ठीक है, यहां पे आपको बताना है धान के लिए बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है। ठीक है, ओपेक 2 है, डीजीओ जीन है, नोरिन 10 है, टिफ्ट 23 है। तो इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे जो ऑप्शन देख रहे हैं ओपेक 2, ये किसका है? ये मक्का का हो जाएगा। ठीक है, मक्का का जो जीन है ओपेक 2 है। ठीक है, इसमें क्या होता था कि मेथियोनिन और ट्रिप्टोफेन इन दोनों पोषक तत्व की कमी पाई जाती थी। किसकी? मेथियोनिन और ट्रिप्टोफेन की कमी पाई जाती थी, जिसके द्वारा बंसल नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको दूर करने के लिए ओपेक 2 नामक मक्का के अंदर जीन्स को प्रवेश करवाया। ठीक है, तो ये कब करवाए थे? यानी कि 2000 में इनको एक पुरस्कार भी दिया गया एएफओ के द्वारा, जिसको वर्ल्ड फूड प्राइज के नाम से जाना जाता है। किसको मिला था? बंसल को मिला था। ठीक है, 2000 में एएफओ के द्वारा अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा हो जाएगा? तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डीजीओ जीन जो होता है बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन। नोरिन 10 के बारे में आप लोग जानते हैं, गेहूं के अंदर। ठीक है, और टिफ्ट 23A ये आप लोग जानते हैं कि बाजरा के अंदर जो जीन होता है वो टिफ्ट 23A होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है धान में गंदी बग का प्रकोप सबसे अधिक कब होता है? अंकुरण के समय, फूल आते समय, दानों में दूधिया अवस्था समय, या कटाई के समय? तो गंदी बग का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लेक्टोकोरिसा एक्यूटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा इसका प्रकोप कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि दानों में दूधिया अवस्था के समय। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे पर डे क्लास ली जाती है और आपको पर डे वीडियो मिलता रहेगा बिना किसी शुल्क के। निःशुल्क वीडियो आपको दिया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। धान का ग्रासी स्टंट रोग किसके द्वारा फैलता है? गंदी बग के द्वारा, ब्राउन प्लांट हॉपर के द्वारा, ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा, या सफेद मक्खी के द्वारा? काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रासी स्टंट ठीक है किसके द्वारा फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्राउन प्लांट हॉपर। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वायरस डिजीज है। ठीक है, वायरस ग्रासी स्टंट जो है ये वायरस फैलाव का काम करती है, यानी कि ये बहुत ही खतरनाक रोग है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 यहां पे देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है। गोल्डन राइस सबसे अच्छा स्रोत है क्या है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का, या एस्पेसिक एसिड का? तो आप लोग जानते हैं गोल्डन राइस सबसे अच्छा स्रोत किसका माना जाता है? विटामिन ए का माना जाता है। ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है धान में डेड हार्ट किसके कारण होता है? गंदी बग के कारण, धान का हिप्सा कीट के द्वारा, अर्मी वर्म के कारण, या तना छेदक के कारण? इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो धान में डेड हार्ट जो होता है ये तना छेदक के कारण होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त हुआ। आप अपना स्कोर बताएंगे कमेंट में कि हमारा आज के 20 क्वेश्चनों में से कितना हम सही कर पा रहे हैं, या कितना क्वेश्चन हमको आ रहा था। ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक जरूर करिए, लेकिन शेयर करना ना भूलें। सभी लोगों को धन्यवाद।